आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारी दुनिया आनुवंशिक राजाओं और सम्राटों के हाथों से निकलकर आम नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकारों यानी गणतंत्रों की तरफ मुड़ गई। और सच कहूं तो ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। ये सदियों तक चलने वाली एक बेहद जटिल प्रोसेस थी। उदाहरण के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ यूरोप में ही 22 राजशाहियां थीं, जो 2015 तक आते आते आधी रह गईं, यानी केवल 12। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि सत्ता की ये ऐतिहासिक उथल-पुथल आखिर शुरू कैसे हुई। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, राजशाही का पतन। दूसरा, वैश्विक उथल-पुथल की लहरें। तीसरा, विश्व युद्ध और साम्यवाद। चौथा, प्रजा से नागरिक तक का सफर। और अंत में पांचवा, आधुनिक गणतंत्र। ये एजेंडा हमें एक क्लियर रोड मैप देता है कि हम आज किन किन ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरने वाले हैं। जरा 1920 में कहे गए व्लादिमीर लेनिन के इस कोट पर गौर कीजिए। ये उस दौर की महत्वाकांक्षी और बिना किसी बाउंड्री वाली मानसिकता को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ता है। उस वक्त विद्रोह को सिर्फ किसी एक इलाके या देश की घटना नहीं माना जाता था। वे इसे एक विश्वव्यापी लहर मानते थे, एक ऐसा आइडिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी और जो एक बार शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। डेविड मोंटाडेल की किताब रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड का ये कवर इसी बात को बहुत ही शानदार ढंग से विजुलाइज करता है। ये दिखाता है कि कैसे ये कट्टरपंथी और क्रांतिकारी विचार एक विशाल ज्वार की तरह पूरी दुनिया में फैल गए थे। अटलांटिक क्रांतियों से लेकर 1848 के विद्रोहों तक। सच तो ये है कि कोई भी क्रांति सिर्फ एक देश की सीमाओं के भीतर कैद नहीं रही। ये तो एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक पूरी ग्लोबल चेन थी। तो चलिए अब अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, राजशाही का पतन। आइए समझते हैं कि ये वैचारिक लहरें किस तरह से जमीन पर उतरी। यहाँ ये जो नंबर है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। इस बदलाव का स्केल देखिए। 1914 से 2015 के बीच पूरी दुनिया में सत्ता के ढांचे में ऐसा भूकंप आया कि गणराज्यों की संख्या महज 4 से उछलकर सीधे 34 हो गई। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पिछली सदी राजघरानों के लिए कितनी भारी पड़ी थी। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? जाहिर है ये क्रांतियां यूं ही अचानक तो हो नहीं गई थीं। इन सब के पीछे बहुत ही गहरी वैचारिक प्रेरणाएं थीं। लोग समतावाद यानी बराबरी की मांग कर रहे थे, क्लास सिस्टम का विरोध कर रहे थे, और तो और कई जगहों पर राजशाही को सीधा विदेशी कॉलोनियल रूल का प्रतीक माना जाता था। इसलिए जब उपनिवेशवाद से आज़ादी की बात आई तो इन पुरानी और अलोकतांत्रिक राजशाहियों का खात्मा होना लगभग तय हो गया था। इस पूरे आइडिया को हम ग्राउंड लेवल पर एकदम साफ होते हुए देख सकते हैं। अमेरिकी क्रांति का ये वाकया ही ले लीजिए। 1776 में लोगों ने किंग जॉर्ज तृतीय की मूर्ति को सिर्फ गुस्से में आकर नहीं तोड़ा था। ये एक बहुत ही लाउड और फिजिकल मैसेज था कि अब ये पुरानी व्यवस्था और बिना रिप्रेजेंटेशन वाला राज हमें मंजूर नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वैश्विक उथल-पुथल की लहरें। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये क्रांतियां कभी भी किसी एक देश तक सीमित नहीं रहीं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी डोमिनोज इफेक्ट से कम नहीं है। सिर्फ एक दशक के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 10 साल में संविधान और राजनीतिक सुधार की मांग वाले ये क्रांतिकारी विचार रूस से शुरू होकर फारस पहुंचे, वहां से ऑटोमन साम्राज्य और फिर 1911 में सीधे चीन तक फैल गए। विचारों की ये रफ्तार सचमुच कमाल की थी। यहीं से हम अपने तीसरे सेक्शन में प्रवेश करते हैं, विश्व युद्ध और साम्यवाद। चलिए देखते हैं कि कैसे बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस पूरे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। 1917 की रूसी क्रांति के असर को अगर हम ध्यान से और निष्पक्ष रूप से एनालाइज करें तो इतिहास के कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्ने खुलते हैं। जैसे कि गुरिल्ला नेता मिर्जा कुचिक खान द्वारा घोषित किया गया ये शॉर्ट लिव्ड फारसी सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। यह साफ दिखाता है कि कैसे एक जगह की आइडियोलॉजी हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को अपना सिस्टम बदलने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अफरा तफरी मची, उसे समझना इससे काफी आसान हो जाता है। एक तरफ हमारे पास युगोस्लाविया और रोमानिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देश हैं, जहां कम्युनिस्ट ताकतों ने सीधे तौर पर राजशाही को उखाड़ फेंका, और वहीं दूसरी तरफ इटली और ग्रीस जैसे देश हैं जिन्होंने जनमत संग्रह यानी वोटिंग के जरिए शांतिपूर्ण रास्ता चुना, जबकि मिस्र और इराक में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तरीके अलग थे लेकिन नतीजा एक ही था, ताज का गिरना। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, प्रजा से नागरिक तक। ये सेक्शन खास तौर पर
पोस्ट कॉलोनियल दुनिया की उस गहरी शिफ्ट को दिखाता है जहां एक आम इंसान सिर्फ एक प्रजा से एक स्वतंत्र नागरिक बन गया। यहाँ हम इतिहास के एक बहुत ही गहरे दर्द को देख सकते हैं, 1947 का विभाजन। ये तुलना दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान ने विभाजन का वो भयानक आघात एक साथ झेला। एक ही कॉलोनियल रूल से आज़ादी पाई, लेकिन उसके ठीक बाद जब एक नए देश को आकार देने की बात आई तो दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। और ब्रिटिश राजशाही के खात्मे का मतलब सिर्फ एक झंडा बदलना नहीं था। जरा सोचिए, 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को, राजाओं को, नवाबों को एक साथ लाना कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। इसी भारी भरकम एकीकरण का नतीजा था कि 1950 के दशक में भारत और पाकिस्तान दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र और विशाल गणराज्यों के रूप में दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुए। और अब हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, आधुनिक गणतंत्र। आइए देखते हैं कि आज के जमाने में राजशाही का क्या स्टेटस है। तो क्या क्रांतियों का ये दौर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हाल के इतिहास पर नजर डालें तो ये प्रोसेस आज भी चल रही है। 2008 में नेपाल ने राजशाही खत्म की और हाल ही में 2021 में बारबाडोस ने भी खुद को पूरी तरह से गणतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि ये भी सच है कि 1999 में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने वोटिंग के जरिए फिलहाल अपनी राजशाही से जुड़े रहने का ही फैसला किया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज भी ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देशों में गणराज्य बनने की मांग लगातार उठ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में बचे हुए शाही राजघरानों का क्या होगा? क्या राजशाही पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी या फिर ये खुद को एक नए मॉडर्न सांचे में ढाल लेगी? सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इतिहास के इस अहम सफर को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।